नमस्कार, बायजूस आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। आज हम लोग 9 नवंबर 2021 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जिसे द हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस समाचार पत्र से लिया गया है, जो कि आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो आइए पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें पहला कथन है, यूनेस्को के रचनात्मक शहरों के नेटवर्क को वर्ष 2004 में उन शहरों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के लिए बनाया गया था जिन्होंने रचनात्मकता को स्थायी शहरी विकास हेतु एक रणनीतिक कारक के रूप में पहचाना है। यह कथन पूर्णतः सत्य है। दूसरा है, नेटवर्क में 6 रचनात्मक, यहीं पर गलत हो जाता है। यहां पर 6 नहीं होगा, 7 होगा। इसमें गैस्ट्रोनॉमी भी जुड़ना चाहिए और यहीं पर यह कथन असत्य हो जाता है। तीसरा है, चेन्नई हाल ही में इस नेटवर्क का हिस्सा बनने वाला छठा भारतीय शहर, यह भी कथन असत्य है, क्योंकि चेन्नई 2017 में हुआ था, वो भी संगीत के क्षेत्र में। तो यहां पर अब देखिए, कह रहा है कि सही कूट का चयन कीजिए। तो सही क्या है? केवल एक, अतः उत्तर 1 होगा। तो यह द हिंदू में आई हुई खबर है। श्रीनगर को रचनात्मक शहर के रूप में चुना गया है। किसके द्वारा? यूनेस्को के द्वारा, यानी संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक वैज्ञानिक सांस्कृतिक संगठन, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में है, जो कि सीन नदी के किनारे बसा हुआ है। और इसकी जो डायरेक्टर जनरल है आंद्रे अजोले हैं। तो इसमें आप देख रहे हैं ना, गैस्ट्रोनॉमी एक और ऐड होता है। तो टोटल 7 क्षेत्रों में यह दिया जा रहा है और श्रीनगर को शिल्प और कला क्षेत्र में चुना गया है। तो इस तरह से 2019 में इसका नामांकन किया गया था और लेकिन उस समय पूरे देश में सिर्फ 2 शहरों, हैदराबाद को गैस्ट्रोनॉमी और मुंबई को फिल्मों में योगदान के लिए चुना गया था। और 2019 से पूर्व जयपुर, वाराणसी और चेन्नई को चुना गया था। तो जयपुर को शिल्प व लोक कला, वाराणसी को संगीत के लिए तथा 2017 में चेन्नई को भी संगीत के लिए चुना गया था। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। और 2020 में यूनेस्को ने रचनात्मक शहर नेटवर्क के लिए कोई आवेदन नहीं मांगा था। तो श्रीनगर को कराने की जो प्रक्रिया है, इसमें वित्त पोषण विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित, किसके द्वारा? विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित झेलम तवी फ्लड रिकवरी प्रोजेक्टर के तहत ही हुआ था। तो यह हमारे देश के लिए गौरव की बात है। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। भारत सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले पद्म पुरस्कारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो पहला कथन है, पद्मश्री भारत सरकार का चौथा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। तो यहां पर यह कथन एकदम सत्य है। लेकिन अब देखिए, इसमें क्या कह रहा है कि उपयुक्त कथनों में से कौन से गलत हैं, उन्हें हमें चुनना है। अब दूसरा कथन क्या है कि यह पुरस्कार 1950 में, यहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि 1954 से दिया जा रहा है। तो यहां पर 1954 होगा। फिर क्या है? भारत सरकार इन पुरस्कारों के विजेताओं का फैसला करती है, जिसमें आम नागरिकों की इस प्रक्रिया में कोई भूमिका, यहीं पर गलत हो जाता है, क्योंकि 2016 से भारत सरकार ने, यानी केंद्र सरकार ने एक पोर्टल जारी किया था, जिसमें आधार नंबर, आईडी उसमें डालना होता है। तो उसके बाद सरकार फैसला लेती है। तो इस तरह से 2 और 3 गलत हैं, तो आंसर बी होगा। तो यहां पर आप देख सकते हैं, यह भी द हिंदू में आया हुआ है। कोरोना की वजह से 2020 और 21 का दिया जा रहा है। तो इसमें देख सकते हैं 7 पद्म विभूषण, 16 पद्म भूषण, 122 पद्म श्री अवार्ड दिए जा रहे हैं। तो इसमें जो है कौन सा? कला, समाज सेवा, लोक कार्य, विज्ञान और इंजीनियरिंग, व्यापार और उद्योग, चिकित्सा, साहित्य, शिक्षा, खेल कूद, सिविल सेवा आदि के संबंध में दिया जाता है। तो यह पॉइंट्स इसे ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर इसमें श्रेणियां जैसे पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण उत्कृष्ट कोटि की विशिष्ट सेवा और पद्म श्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के फलस्वरूप प्रदान किया जाता है। और यह इस साल जो, जैसे अरुण जेटली पूर्व विदेश मंत्री, सुषमा स्वराज, यह अरुण जेटली वित्त मंत्री थे, पूर्व रक्षा मंत्री फर्नांडीज, जॉर्ज फर्नांडीज, इन सबको मरणोपरांत दिया गया। खेल जगत में पीवी सिंधु, रानी रामपाल को दिया गया। इसी तरह से फिल्म जगत में कंगना रनावत, सिंगर अदनान सामी और शास्त्रीय गायक छन्नू लाल मिश्र को पद्म विभूषण दिया गया।
एयर मार्शल डॉक्टर पद्मा बंदोपाध्याय को मिला। वह भारत की पहली महिला एयर मार्शल हैं। इनके अलावा आईसीएमआर के पूर्व प्रमुख साइंटिस्ट डॉक्टर रमन गंगा खेडकर को भी पद्मश्री से सम्मानित, और पहली बार 2 बांग्लादेशी को इसमें दिया गया है। तो ये पॉइंट भी ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। निम्नलिखित में से किस उपलब्धि के लिए खिलाड़ी एम्मा रादुकानु दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं? तो वह विश्व में पहली रैंक हासिल करने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी बन गई हैं, या दूसरा है वह विंबलडन में एकल और युगल दोनों खिताब जीतने वाली पहली महिला खिलाड़ी। ये भी कथन असत्य, यानी पहला और दूसरा दोनों गलत है। फिर वह ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने वाली पहली एकल क्वालिफायर, यहीं पर यह कथन सत्य हो जाता है। और वह एक ही साल में 4 ग्रैंड स्लैम, यह भी कथन असत्य है, क्योंकि इस साल कोई भी 4 ग्रैंड स्लैम नहीं जीता है। तो यह ध्यान रखेंगे। तो यह ब्रिटेन की है 18 वर्षीय, पहली बार विश्व रैंकिंग में टॉप 20 में यह शामिल हुई है, और यह अभी सितंबर में यूएस ग्रैंड स्लैम जीती थी। इस तरह से 44 वर्षों में ग्रैंड स्लैम जीतने वाली पहली ब्रिटिश महिला खिलाड़ी हो गई हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं पहले नंबर पे एशले बार्टी हैं और इनका 20वां स्थान है। और अब बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर। नासा की परिभाषा के अनुसार उल्का तूफान, तो उल्का तूफान में कम से कम कितने उल्का प्रति घंटे गिरने चाहिए? 100 उल्का प्रति घंटा, यह कथन असत्य है। 1000 उल्का प्रति घंटा, ये कथन सत्य है अकॉर्डिंग टू नासा। तो यह जो है यह भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उल्का बौछार जो कि हर वर्ष होती है, यही बड़ा रूप 33 वर्ष के बाद जो आती है, तो उसी को उल्का स्टॉर्म या तूफान कहा जाता है। तो यह 33 वर्ष के बाद तूफान में बदल जाता है, जब हर घंटे सैकड़ों से हजारों उल्काएं देखी जा सकती हैं। तो उल्का बौछार क्या है? यह एक खगोलीय घटना है जिसमें किसी ग्रह पर आकाश के एक ही स्थान से बार बार कई उल्का बरसते हुए प्रतीत होते हैं। यह उल्का वास्तव में खगोलीय मलबों की धाराओं के ग्रह के वायुमंडल में अति तीव्रता से गिरने से प्रस्तुत होते हैं। अब बढ़ते हैं संघ लोक सेवा आयोग में, यानी 2019 में आया हुआ प्रश्न है, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? तो अब देखिए, जब हमारा संविधान लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणतंत्र देश बना, तब संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 थी, वर्तमान में 12 है, यानी 9, 10, 11 और 12, यह अलग अलग सालों में इनकी स्थापना की गई। लेकिन जो 11 और 12 है, तो यह 73वें संविधान संशोधन के तहत, 74वें संविधान संशोधन के तहत, और यह 52वें संविधान संशोधन के तहत, और यह पहले कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के तहत। ये 1951 में हुआ था, 1951 में, यह 1985 में हुआ था, यह 1992 एक्ट था, याद रखिएगा, और लागू हुआ 1993 में। तो इसमें पंचायतीकरण था, इसमें नगर पालिका, और यह 10वीं जो है एंटी डिफेक्शन लॉ, और 9वीं जो है न्यायिक पुनरावलोकन, यानी ऐसे मामले जिसमें न्यायालय में हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता। तो उस समय तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, इस समय दल बदल विरोधक के समय राजीव गांधी, और इन दोनों के समय पीवी नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे। तो ये ध्यान रखेंगे। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, भारत की पनडुब्बी ताकत। चूंकि सीबीआई ने कथित तौर पर भारत की पनडुब्बी आधुनिकीकरण परियोजना का विवरण साझा करने वाले नौसेना अधिकारियों और अन्य के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया है कि इसके आधुनिकीकरण में क्यों लेट हो रहा है, जबकि चीन अपनी बड़ी नौसेना और अधिक विशिष्ट पनडुब्बी क्षमताओं में आगे बढ़ गया है, और यह भारत के लिए चिंता का विषय है। तो भारत के पास वर्तमान में 15 पारंपरिक डीजल इलेक्ट्रिक पनडुब्बियां हैं। तो इसमें से 4 शिशुमार क्लास की हैं, जिन्हें 1980 के दशक में जर्मनी के सहयोग से भारत में खरीदा और बनाया गया था। 8 किलो क्लास या सिंधु घोष क्लास है, जिन्हें 84 और 2000 के बीच पूर्व सोवियत संघ यानी रूस से खरीदा गया था, और स्कॉर्पियन जो कि फ्रांस से लिया गया था। तो इस तरह से SSBN यानी सबमरीन शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल, ये ध्यान रखेंगे। तो यह जो है इस तरह से भारत के जो इतिहास की अगर हम बात करते हैं, 1967 में पहली पनडुब्बी फॉक्सट्रॉट क्लास की INS कलवरी प्राप्त हुई थी, किससे? सोवियत संघ से, जिसे वर्तमान में रूस कहते हैं। तो यह पॉइंट ध्यान रखेंगे। और इसके बाद
बात आती है कि आधुनिकीकरण में देरी क्यों हुई, तो 1999 में सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित स्वदेशी पनडुब्बी निर्माण के लिए 30 वर्षीय योजना में एक विदेशी मूल उपकरण निर्माता के साथ साझेदारी में भारत निर्मित 6 पनडुब्बियों को 2 उत्पादन लाइनों की परिकल्पना की गई थी। तो इस तरह से इसे P75 P75-1 कहा जाता था। तो वर्तमान में जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं 6 में से P75 ने अब तक 3 कलवरी क्लास स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की डिलीवरी की है। तो ये भी पॉइंट ध्यान रखेंगे। और 2015 में सामने आए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप मॉडल के तहत यह प्रोजेक्ट भारत का पहला प्रोजेक्ट होगा। सरकार एक भारतीय स्ट्रेटेजिक पार्टनर को कॉन्ट्रैक्ट देगी जो फिर एक विदेशी OEM के साथ पार्टनरशिप करेगा। तो इसमें 2 जो चयनित हैं MDL और लार्सन एंड टुब्रो है। तो 5 चयनित OEM में फ्रांस की कंपनी है, फिर जो है जर्मनी की है, रूस की, दक्षिण कोरिया की और स्पेन की नोवांतिया है। तो इस तरह से 2032 के आसपास चालू किया जा सकता है परियोजना के तहत पहली पनडुब्बी को। तो इस तरह P75 में भी देरी हुई है, जबकि पहली नाव को 2012 में चालू किया जाना था। तो इसे 2017 में चालू किया गया था। तो चीन की क्षमता क्या है आप सबको पता है और इसमें हमने पॉइंट्स दिए हैं। और चीन की क्षमता बढ़ना भारत के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि चीन ने पाकिस्तान को 8 पनडुब्बियां और 4 विध्वंसक दे रहा है, जिनका इस्तेमाल चीन प्रॉक्सी के तौर पर कर सकता है और यह भारत के लिए चिंता का विषय है। इसलिए भारत को यहाँ पर ठोस निर्णय लेने होंगे। तो इस तरह से इसमें जो SSN पनडुब्बी को महत्वपूर्ण इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें गोता लगाने की अनंत क्षमता होती है, क्योंकि वे बैटरी द्वारा संचालित नहीं होते हैं। तो परमाणु ऊर्जा से चलने वाले इंजन द्वारा संचालित इन पनडुब्बियों को केवल चालक दल के लिए आपूर्ति को फिर से भरने के लिए सतह पर आने की जरूरत है। तो इस तरह से भारत के पास अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस और चीन के साथ 6 देशों में SSN है, यानी भारत विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देशों में से एक माना जा रहा है। तो इस तरह से आप इन सारे बिंदुओं को जरूर देखिएगा। और यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें हमने सारे पॉइंट्स को डिस्कशन किया है। और भारत कम से कम 2 बड़े SSBN यानी सबमरीन शिप बैलिस्टिक न्यूक्लियर मिसाइल का निर्माण कर रहा है, जिनमें बड़ी मिसाइलें होंगी जिन्हें S4 और S4 स्टार प्रोजेक्ट कहा जाएगा। तो यह महत्वपूर्ण था और आशा करता हूं कि आज का भी यह वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। और अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।